हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें इस चीज़ को जानेंगे। सब्जेक्ट चुनने में हमेशा गलत कर देते हैं बच्चे लोग। हमेशा गलत करने के कारण ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। यहाँ हम ट्रांसलेशन के लिए सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, सिर्फ सब्जेक्ट का चुनाव को जानेंगे और उससे पहले हम सेंटेंस को जानेंगे। तो आइए इस सेंटेंस को समझते हैं। तो सेंटेंस होता क्या है? तो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। वाक्य अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, सेंटेंस कहलाएगा। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ को प्रकट करता है वह कहलाता है सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ को प्रकट करता है कहलाएगा सेंटेंस। कोई दिक्कत? सेंटेंस का डिफिनेशन याद रखिएगा। परिभाषा, सेंटेंस का परिभाषा होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पर समझते हैं कि सेंटेंस पूर्ण अर्थ प्रकट कैसे करता है। तो इट इज क्यूट ट्रू, यहाँ पे हमने लिखा है इट इज क्यूट ट्रू। यहाँ पटना इज गुड बट नॉट क्लीन। तो इंडिया इज पुअर बट नॉट वीक। डॉग्स आर एनिमल्स। तो इस वाक्य में देखिए कि हम बताएं कि सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है। शब्दों का समूह, तो शब्दों का समूह सबसे पहले जानते हैं कि शब्द क्या होता है। तो शब्द लेटर से बनता है। लेटर यानी ठीक लेटर को अगर समूह में सजाया जाए और उससे कोई अर्थ प्रकट हो तो वह कई लेटरों को समूह के उसको हम शब्द कहेंगे। यानी लेटर को क्रम से सजाया जाए और इस तरह से कि कोई अर्थ निकले तो लेटर कहलाएगा। और वर्ड को यानी शब्दों को इस तरह से सजाया जाए कि उससे कोई अर्थ प्रकट हो तो वह वाक्य कहलाएगा। तो शब्दों का समूह वाक्य और लेटर का समूह वर्ड होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर यह एक शब्द है, यह शब्द है, यह शब्द है और यह शब्द, यानी सब वर्ड है। और 1 2 3 4, यहाँ पे 4 वर्ड का समूह मिलकर एक वाक्य को पूरा बनाता है। इट इज क्यूट ट्रू। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बना रहा है। पटना इज गुड बट नॉट क्लीन। यानी पटना, इससे साफ अर्थ निकलता है कि पटना अच्छा शहर है। पटना अच्छा है लेकिन क्या है, साफ सुथरा नहीं है, साफ नहीं है। इसी तरह यहाँ पर है इंडिया इज पुअर बट नॉट वीक। यहाँ पर देखिए कई वर्ड मिल करके एक समूह बना करके एक सेंटेंस बना रहे हैं और इसका अर्थ निकल रहा है कि भारत जो है वह गरीब है लेकिन क्या है कि वह वीक नहीं है। डॉग्स आर एनिमल। तो डॉग्स आर एनिमल, कुत्ते जानवर होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो शब्द का समूह एक पूरा अर्थ को प्रकट कर रहा है तो यह सब सेंटेंस कहलाएगा। तो ये सेंटेंस है, लेकिन ऐसा समूह जिससे अर्थ प्रकट न हो। जैसे यहाँ पर लिखे हैं हैप्पी वाज टू डे सी। तो यहाँ पर देखिए उल्टा पुल्टा वर्ड तो है लेकिन सजाया हुआ सही नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। इसी तरह यहाँ पर देखिए वर्ड है ठीक ठाक लेकिन इसका जो सजाया हुआ है वह सही नहीं है, यानी समूह से कोई अर्थ, अच्छा सा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। तो ये पूरा अर्थ को नहीं प्रकट कर रहा है, तो ये क्या है बाबू, सेंटेंस नहीं है। इसी तरह ब्यूटीफुल नॉट मीरा वाच। तो ये भी वर्ड तो ठीक ठाक लिखा हुआ है लेकिन सेंटेंस में बनने के लिए क्या चाहिए, पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, सही ढंग से नहीं सजाया हुआ है, तो ये भी सेंटेंस नहीं है। इसी तरह से यहाँ मेड वेयर नॉट दे, ये भी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का शर्त होता है कि शब्दों का शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। और यहाँ पर शब्दों का समूह तो है लेकिन अर्थ पूरा नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को अच्छा से समझ गए होंगे, समझ में आ रहा होगा।
तो शब्दों का ऐसा समूह जो सेंटेंस पूरा अर्थ निकाले सेंटेंस कहलाएगा। तो याद रहेगा, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रकट कर दे वह सेंटेंस कहलाएगा। चलिए, सेंटेंस हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। याद रखिए, सेंटेंस का प्रकार, सेंटेंस जो होता है ना वह 5 प्रकार का होता है। सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। याद रहेगा, सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार में पहला जो प्रकार है वह है एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस क्या है? एसरेटिव सेंटेंस होता है यानी कि साधारण वाक्य। तो ऐसा सेंटेंस जो साधारण वाक्य को प्रकट करता है एसरेटिव कहलाता है। ऐसा सेंटेंस जो साधारण वाक्य को प्रकट करे एसरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत? एसरेटिव सेंटेंस में यानी साधारण वाक्य जो होगा वह एसरेटिव सेंटेंस होगा। यह भी 2 प्रकार का होता है। एसरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का, याद रहेगा, एसरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का, सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। तो सेंटेंस 5 प्रकार का, तो सेंटेंस 5 प्रकार में एसरेटिव पहला सेंटेंस है। और ये पहला सेंटेंस एसरेटिव जो है वह 2 प्रकार का है। यह 2 प्रकार का क्या है? तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, और दूसरा जो है वह है निगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो एसरेटिव सेंटेंस 2 तरह से बनाया जाता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक शब्द लगा, जो जिस वाक्य से सकारात्मक भाव का प्रकट हो तो वह हो जाएगा अफर्मेटिव, और जिस वाक्य से नकारात्मक भाव प्रकट हो वह हो जाएगा निगेटिव। कोई दिक्कत? यानी कि जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा वह हो जाएगा निगेटिव। याद रखिएगा, जिस शब्द में नॉट का प्रयोग होगा यानी नहीं लगा होगा, हिंदी वाक्य में नहीं लगा हो तो वह निगेटिव, अंग्रेजी में नॉट लगा हो तो निगेटिव। आइए यहाँ पे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में जिसमें नॉट नहीं लगा हो, नॉट नहीं लगा हो, जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ हो, अफर्मेटिव। यहाँ देखिए, मिल्क इज वाइट, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। मिल्क क्या है? मिल्क इज वाइट, तो दूध उजला है होता है, तो ये हो गया आपका क्या? अफर्मेटिव। ही इज गुड एंड क्लेवर, तो ये है अफर्मेटिव, इसमें भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, वह अच्छा और चालाक है। अब यहाँ पर देखिए, मिल्क इज नॉट ब्लैक, दूध काला नहीं होता है, यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो गया है तो यह निगेटिव है। ही इज नॉट गुड, आई एम नॉट अ डॉक्टर, सीता इज नॉट सैड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि निगेटिव में नॉट लगा होता है और अफर्मेटिव में नॉट नहीं लगा होता है। तो एसरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव नॉट नहीं लगने वाला और निगेटिव जिसमें नॉट लगा हो। तो इस तरह से शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ को प्रकट करे सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस 5 प्रकार का, एसरेटिव पहला सेंटेंस एसरेटिव सेंटेंस और दूसरा इंटरोगेटिव। एसरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक, वैसा सेंटेंस जिससे हमें लगे कि कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तो वैसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव कहते हैं। मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे पता चले कि कोई हमसे पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव भी 2 तरह का होता है, जैसे एसरेटिव 2 तरह का, अफर्मेटिव और निगेटिव, इसी तरह इंटरोगेटिव 2 तरह का होता है। ये 2 तरह से, तो पहला जो होता है उस वाक्य में क्या होता है, सेंटेंस में व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह का वर्ड यानी WH वर्ड लगा होता है। WH वर्ड का मतलब H से शुरू होने वाला वर्ड या W से शुरू होने वाला वर्ड सबसे पहले आता है, सबसे पहले, यानी इसी से शुरू होकर वाक्य बनता है। तो ऐसा जो WH वर्ड से शुरू होकर वाक्य बनता है तो एक प्रकार का होता है। और दूसरा जो होता है वह होता है इज, आर, एम, वाज, वेयर को पहले रख देते हैं। इज, आर, एम और वाज, वेयर को पहले, यानी शुरुआत होता है इज, आर, एम, वाज, वेयर यानी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से। जब सहायक क्रिया से तो पहला WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य इंटरोगेटिव, और दूसरा जो इंटरोगेटिव होता है वह इज, आर, एम से शुरू होने वाला यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य होता है। हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड इस तरह से लगा होगा। शैल हैव,
तो इस तरह से जब शुरू होता है वाक्य तो इस हेल्पिंग वर्ब को लगा करके, तो वह इंटरोगेटिव का दूसरा प्रकार। तो यहाँ पर हमने उदाहरण दिया है, पहला जो WH से शुरू होने वाला है तो व्हाट इज योर नेम। तो देखिए यहाँ पर W से शुरू हुआ है, ये वाक्य जो है WH वर्ड से शुरू हुआ है, अर्थात व्हाट से शुरू हुआ है। तो व्हाट यानी कि व्हाट इज योर नेम। यहाँ देखिए वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, इस तरह से हाउ आर यू। तो इस तरह से देखिए कि आप जब W या H से शुरू होने वाले वर्ड से WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव। और एक जो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर से शुरू होने वाला होता है, तो इसको कहते हैं इंटरोगेटिव का दूसरा प्रकार। तो इज दिस ए पेन, देखिए इज से शुरू है, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू है, आर यू राम, समझ रहे हैं। इस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर दिया हुआ रहता है, इसका पहचान है कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन मार्क बोले तो इंटरोगेटिव चिन्ह, इंटरोगेटिव चिन्ह इस तरह से दिया जाता है। याद रहेगा कि जब भी इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसमें इंटरोगेटिव चिन्ह देना जरूरी है, यह जरूरी होता है, इसको देना है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इंटरोगेटिव के बाद जो तीसरा होता है वह है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आदेश सूचक वाक्य, ऐसा वाक्य यानी ऐसा सेंटेंस जिससे कि आज्ञा, प्रार्थना, निषेध तथा उपदेश का भाव प्रकट हो, तो वैसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। याद रहेगा, वैसा सेंटेंस जिससे कि आज्ञा, प्रार्थना, निषेध तथा उपदेश का भाव व्यक्त हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। वैसा सेंटेंस जिससे कि लगेगा कि कोई आज्ञा कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है, उपदेश दे रहा है, निषेध है, तो इस तरह के वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, इसे करो, यह करो, करो। कोई कह रहा है हमको, कोई कह रहा है यानी कोई आज्ञा दे रहा है। यहाँ पर प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे इस वाक्य को पढ़िए तो कृपया मदद करें, तो इसके वाक्य से ऐसा लगता है कि यह प्रार्थना कर रहा है, कृपया मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, तो ये प्रार्थना कर रहा है। तो इस तरह से प्रार्थना कर रहा है। ओपन द डोर, कोई ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि जाओ दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, तो इस तरह से हमको लग रहा है कि कोई ऑर्डर दे रहा है। ओपन द डोर, कोई कह रहा है कि खोल दो, दरवाज़ा खोलो, तो इस तरह से सिट डाउन हियर, कोई आज्ञा दे रहा है यहाँ पर बैठ जाओ। तो ऐसा ये सारा सेंटेंस जो है वह इम्परेटिव है, यानी डू दिस वर्क इम्परेटिव सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी इम्परेटिव सेंटेंस, और ओपन द डोर इम्परेटिव, और सिट डाउन हियर ऑपरेटिव है। क्योंकि इस सेंटेंस से यानी इस वाक्य से हमको आज्ञा, ये प्रार्थना और आज्ञा, उपदेश जैसा वाक्य भाव को व्यक्त करा रहा है। इसमें जो होता है इम्परेटिव में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो होता है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, वह पहले प्रयोग की जाती है, पहले आ जाता है। देखिए ओपन, सीट, ये है मुख्य क्रिया, ये सब पहले प्रयोग किए जाते हैं। हेल्प, देख रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको कहते हैं विस्मय सूचक। इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। वैसा सेंटेंस जिससे कि आज्ञा, प्रार्थना, निषेध तथा उपदेश का भाव व्यक्त हो, इम्परेटिव कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय सूचक सब वाक्य क्या होता है, तो जिस वाक्य से हर्ष, उल्लास, खुशी का माहौल, शोक, संताप जैसा, आश्चर्य, घृणा जैसा वाक्य भाव व्यक्त होता है, यानी ऐसा वाक्य जिससे कि हर्ष, उल्लास, शोक, संताप, आश्चर्य और घृणा जैसे भाव व्यक्त होगा, तो वह कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी। कोई दिक्कत? हर्ष, उल्लास, शोक, संताप, आश्चर्य, घृणा वाले वाक्य को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी। जैसे यहाँ पर लिखे लो व्हाट इज अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल साइट,
मतलब इससे लगता है हर्ष का बात हो रहा है, आश्चर्य का बात हो रहा है। ये आश्चर्य है कि क्या सुंदर है। तो इस तरह से हेलो यू हैव कम, हेलो यू हैव कम। तो इस तरह से हमको ये अचानक कोई अचानक किसी को देखते हैं तो इस तरह से अल्लाह ही इज डेड, कोई मर गया तो अल्लाह ही इज डेड। तो क्या है कि शोक की बात हो रहा है, शोक संताप जैसा भाव को व्यक्त हो रहा है, नॉनसेंस। तो इस तरह से जब शोक संताप और क्या बोलते हैं हर्ष उल्लास आश्चर्य और घृणा जैसे भाव को व्यक्त करेगा, वैसा सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ रहा है। एक्सक्लेमेशन का चिन्ह इस तरह का होता है, देखिए इस वाक्य के अंत में जो दिया हुआ है इस तरह से एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, इसको एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। तो ये चिन्ह लगाना जरूरी है इस वाक्य के अंत में, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव का चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह। तो इस तरह से एक या दो शब्द के बिना भी ये इसका जो पहचान है वह एक या दो, इसका पहचान यह हो गया एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होता है। एक या दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन सकता है, यानी कि इसका सेंटेंस जो है वह एक क्रिया या दो शब्दों से या एक भी शब्दों से, जैसे नॉनसेंस एक शब्द से ही बन गया, तो एक शब्द से भी वाक्य बन सकता है या एक से अधिक शब्दों से भी वाक्य बन सकता है। कोई दिक्कत? यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक शब्द से भी पूरा सेंटेंस बन सकता है या एक से अधिक वर्ड शब्दों को लगाकर भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। हमारे ख्याल से एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव आराम से समझ में आ रहा होगा। आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक शब्द, इच्छा सूचक वाक्य, यानी ऑप्टेटिव का मतलब होता है कि इच्छा सूचक वाक्य। तो इच्छा सूचक जिससे ऐसा वाक्य जिससे कि इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, सराप जैसे भाव को व्यक्त करता हो, वह सेंटेंस जो इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, सराप जैसे भाव को व्यक्त करता हो क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो वह सेंटेंस जो इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, सराप जैसे भाव को व्यक्त करता है ऑप्टेटिव कहलाता है। ऑप्टेटिव समझ में आ रहा होगा। ऑप्टेटिव का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, मे यू प्रोजर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव आवर फ्रीडम। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मे यू गो टू हेल, यहाँ पे मे यू प्रोजर, गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव आवर फ्रीडम। इस तरह से वाक्य जो बना है ये सब ऑप्टेटिव है। इसमें भी चिन्ह जो होता है, एक्सक्लेमेटरी का जो चिन्ह यहाँ पर लगाए हैं वही चिन्ह यहाँ पर भी लगाया जाता है, ये ऑप्टेटिव में भी। तो इस तरह से हम पांचों सेंटेंस को देख लिए कि सेंटेंस जो 5 प्रकार का होता है इसका परिभाषा जान गए, किस किस तरह का होता है सेंटेंस। अब हम जानते हैं मेन चीज़, सब्जेक्ट का चुनाव, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करते हैं, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट का चुनाव कैसे किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए। कोई भी ट्रांसलेशन जब आप बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब का चुनाव करना सबसे ज़रूरत हो जाता है, और बिना इसके चुनाव को सेंटेंस सही नहीं बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट चुनने के कैसे चुना जाए, कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट को, तो इस चीज़ को जान लेते हैं। चलिए, तो आइए, हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे चुने, सब्जेक्ट को कैसे चुना जाए। तो सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, यानी कर्ता का चुनाव। तो कर्ता का चुनाव करने के लिए यहाँ कुछ हमने नियम लिखा है, इसको ध्यान में रख कर के आप सब्जेक्ट को चुनाव कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो आइए जानते हैं। पहले जो है ने विभक्ति चिन्ह लगा होगा, मतलब ऐसा वाक्य हिंदी में जो लिखा होगा वाक्य, उसमें ने चिन्ह लगा होगा, यानी ने लगा होगा। तो ने के पहले वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट ही होता है। तो ये एकदम आसान है कि जब ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है तो ने के पहले वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, मोहन ने एक पत्र लिखा।
मोहन ने, यहाँ पर ने विभक्ति का चिन्ह आ गया है। ने के पहले, पहले यानी पहले, ने के पहले वाला नाउन या प्रोनाउन, देखिए यहाँ पे नाउन है, तो ये मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। तो ने के पहले वाला, इसी प्रकार बताइए इसमें कौन है सब्जेक्ट। तो देखिए ने ये है, ने के पहले क्या है, मालिक, तो मालिक सब्जेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है। मालिक ने नौकर से कहा, यानी ने के पहले कौन सा नाउन है, तो मालिक। मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो मैंने, मैंने, ने के पहले वाला मैंने। यहाँ पे उसने रोटी खाई, ने के पहले उसने, तो क्या है सब्जेक्ट उसने। दोनों ने साथ ही खाना खाया, दोनों, दोनों ने, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ने के पहले कौन है, दोनों, तो दोनों सब्जेक्ट है। तो ये तो आसानी से समझ में आ गया कि हिंदी में हिंदी लिखा हुआ वाक्य में सब्जेक्ट को चुनना, ये जब ने विभक्ति चिन्ह लगा होगा तो कितना आसान है। इतना आसान है कि ने के ठीक पहले वाला जो भी नाउन प्रोनाउन होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। तो यह हमारे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि ने विभक्ति चिन्ह के ठीक पहले वाला होता है सब्जेक्ट। ने, मोहन सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट है, यहाँ ने के पहले मालिक सब्जेक्ट है, यहाँ ने के पहले उसने है, मैंने है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ने के पहले दोनों है, तो दोनों सब्जेक्ट है। लेकिन बात यहाँ पर यह है, ने चिन्ह नहीं लगा रहे तब क्या करेंगे। अगर ने चिन्ह नहीं लगा रहे तब कैसे पहचानेंगे, तो ये भी आसान है। देखिए यहाँ पे जब ने चिन्ह नहीं लगा रहे हिंदी वाक्य में, तो सब्जेक्ट को पहचानना कितना आसान है। देखिए कि वाक्य में कौन, या वाक्य में कौन और क्रिया में क्या, वाक्य में कौन और क्रिया में क्या शब्द लगाकर अगर हम प्रश्न करेंगे अपने मन में, जब अपने मन में वाक्य में कौन और क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करने के बाद जो उत्तर मिलेगा हमारे अंदर मन में ही, तो वही उत्तर सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, यहाँ पर हम क्रिया में लगा देते हैं। कौन पढ़ता है, यहाँ कौन पढ़ता है, देखिए राम पढ़ता है, अपने मन में सोचेंगे तो हम लिखे हैं कि वाक्य में कौन या क्रिया में क्या लगाने पर ना प्रश्न करके जो उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो राम पढ़ता है, हम अपने मन में कौन पढ़ता है, तो आंसर क्या है, राम। कौन पढ़ता है, देखिए अपने आप तो मन में आंसर आएगा राम, तो यही राम सब्जेक्ट है। यहाँ सेंटेंस को पढ़िए, मन में ही सोचिए कौन या क्या लगा करके, तो हमको जो आंसर प्राप्त होगा वही सब्जेक्ट होगा। वह गाती है, कौन गाती है, वह गाती है, अपने मन में कौन गाती है, आंसर आया वह, तो वह क्या है, सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। चोरी करना पाप है, क्या है, चोरी करना पाप है, क्या पाप है, क्या पाप है, तो आंसर आया चोरी, तो चोरी करना सब्जेक्ट हो गया। क्या करे यह एक समस्या है, क्या करे यह एक समस्या है, तो क्या एक समस्या है, यहाँ पर देखिए क्या करे यह एक समस्या है, तो क्या एक समस्या है, क्या क्या एक समस्या है, तो यह आंसर क्या है, यह बोले तो क्या करे, यह बोले तो कौन, देखिए क्या करे यह एक समस्या है, क्या करे यह एक समस्या है, क्या एक समस्या है, तो यह तो क्या करे, तो क्या करे सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए वहाँ वह कहाँ रहता है यह पता नहीं, वह कहाँ रहता है यह पता नहीं, वो मतलब क्या पता नहीं है, क्या पता नहीं है, तो यह पता नहीं है, क्या पता नहीं है, तो यह पता नहीं, यह कहे तो क्या, वह कहाँ रहता है, यह यानी कि वह कहाँ रहता है। देखिए वह कहाँ रहता है यह पता नहीं, क्या पता नहीं है इसको, वह कहाँ रहता है, तो यह आंसर आएगा। तो यह का अर्थ हुआ क्या, वह कहाँ रहता है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट पहचान सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा सब्जेक्ट पहचानने में। सब्जेक्ट को पहचान जाइएगा तो कभी इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हिंदी का करना हो तो कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद हम आपको वर्ब का पहचान करना सिखाएंगे, बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट का पहचान करना। तो ये रहा सब्जेक्ट का पहचान करना। अगले वीडियो में हम बताएंगे सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो।